हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूं एसएससी एमटीएस और हाल ही में शुरू होने वाले एसएससी जीडी के लिए भी कंबाइंड क्वेश्चंस लेकर के। ठीक है, देखो दोस्तों, एसएससी एमटीएस और जीडी दोनों एक ही पैटर्न पर काम करते हैं, बस सिर्फ अंतर इतना है कि एडवांस के कुछ बेहतरीन सवाल वहां पर नहीं पूछे जाते एसएससी जीडी में, लेकिन अर्थमेटिक का तो सारा सवाल पूछा जाता है ना। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे जो एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस दोनों में कवर करेगा। ठीक है ना? तो आज आपके लिए एक बेहतरीन कक्षा एसएससी एमटीएस के लिए लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चनों का जो संकलन है वो बहुत ही अच्छा है। आप इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक से बढ़कर एक सवाल मिलेंगे जो कि सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। ठीक, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का ये पहला सवाल देखो। सवाल क्या है? यदि सवाल कहा है यदि किसी संख्या उस संख्या का 50% तथा उसी संख्या का 25% का औसत 280 है, वह संख्या क्या? ठीक है, कितनी संख्या हो गई? आप कहोगे एक संख्या है। ठीक, एक संख्या के बारे में बताया गया है और फिर उस संख्या का 50% के बारे में बताया गया है, फिर उस संख्या के 25% के बारे में बताया गया है। समझो जरा, मैं अगर इस 50% को लिखना चाहूं भिन्न में तो लिख सकता हूं 1/2। इस 25% को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1/4। और एक संख्या है, इसको अगर मैं भिन्न में मानूंगा तो मैं कह सकता हूं एक संख्या है, वो है 1। तो अगर मैं एक संख्या 1, दूसरी संख्या 1/2 और तीसरी संख्या 1/4 का औसत निकालूं तो क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं पहली संख्या को इन दोनों के एलसीएम के बराबर मान लेते हैं। तो 2 और 4 का जो एलसीएम है, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो मैं इसको 4 मान लेता हूं। ठीक, तो इसको मतलब क्या है? इसको मैंने 1 माना था, इसमें मैंने 4 से गुणा कर दिया है, इसमें मैंने 4 से गुणा कर दिया है और इसमें भी मैंने 4 से गुणा कर दिया है, क्योंकि मैंने इन तीनों संख्याओं का अनुपात बना लिया और अनुपात में कभी भी भिन्न नहीं होता, इसलिए भिन्न को हटाना चाहते हैं हम। तो भिन्न को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो जो हमारी संख्याएं हैं वो 4:2:1 के अनुपात में हो जाएगी। अगर मैं इन सभी का औसत निकालूं, तो 4, 2, 6, 1, 7 कितनी संख्या है? 3 डिवाइड बाय 3। और ये औसत 280 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। तो हमें वो संख्या बतानी है। संख्या हमने कितनी मानी है? 4। भाई 4 संख्या मानी है ना, तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 120 है तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 गुणा 4, यानी कि 12 चौको 48, 480। वो संख्या क्या हो जाएगी? 480 हो जाएगी। अच्छे से समझ लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा है, देखो जरा। ठीक, चलो, ए और बी के मासिक वेतन 5:6 के अनुपात में है। यदि उन दोनों के वेतन में 2000 की वृद्धि की जाती है तब नया वेतन 11:13 हो जाता है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। देखो, ए और बी का जो मासिक वेतन है, वार्षिक वेतन है, ठीक है ना, अभी वर्तमान में कितना है? 5:6 के अनुपात में है। और कुछ समय बाद जब इसमें 2000 जोड़ दिया जाता है तब इनका जो अनुपात है वो 11:13 हो जाता है। तो जरा समझो, अभी जो है ए और बी का आय का अनुपात का जो अंतर है वो कितना है? 1। और जब हमने इसमें 2000 प्रत्येक में जोड़ दिया है तब अंतर कितना हो गया? तब अंतर हो गया है 2। भाई जब दोनों व्यक्ति हैं, बराबर संख्या जोड़ी गई है तो अंतर दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? अंतर को बराबर कर देंगे, यानी 2 से ऊपर गुणा कर देंगे। अगर ऊपर 2 से गुणा किया है तो पूरे रेशियो में गुणा होगा, तो मैं कह सकता हूं नया रेशियो बनकर कितना तैयार होगा? 10:12। तो यहां से देख लिया जाए, 10 से 11 हुआ है जब 2000 जोड़ा है,
इसमें भी 2000 जोड़ा है तो 12 से 13 हुआ है, यानी एक रेशियो की वृद्धि हुई है। किसकी वजह से? हमने 2000 रुपया प्रत्येक में ऐड किया है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000। अगर एक रेशियो का वैल्यू 2000 हो गया, एक का नया वेतन कितना है? 11 रेशियो। तो 11 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? एक रेशियो बराबर 2000, तो 11 रेशियो, 11 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000 गुणे 11, मतलब 22,000 इसका आंसर हो जाएगा। 22,000। 22,000 ऑप्शन में नहीं है तो अच्छा, एक ऑप्शन मिसिंग है तो आप लगा लीजिए 22,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है हमारा? एक नियमित षट्भुज एक सर्कल में खुदा हुआ है। वृत्त के क्षेत्रफल और उस भाग के क्षेत्रफल जो षट्भुज द्वारा कवर नहीं किया गया, देखो कवर नहीं किया गया है, उनका अनुपात बताना है। तो चलो हम एक सर्कल शेप ले लेते हैं बढ़िया सा। देखो हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक, ये हो गया सर्कल। अब हमें बताना ये है कि इस सर्कल को क्या करना है? इस सर्कल के अंदर षट्भुज बनाना है। षट्भुज का मतलब है छह भुजा। ये जो षट्भुज है इसका मतलब क्या होता है? छह भुजा। ठीक है, छह भुजा वाला एक त्रिभुज बनाना है। देखो अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 हो जाएंगे। इसमें हमें 7 भुजा बनाने के लिए मुझे कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो कितनी भुजाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हो गई। तो इसके द्वारा जो हमारा षट्भुज बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हमारा षट्भुज बनकर के तैयार हो गया है। इसमें जो कवर नहीं हुआ है, देखो भाई इस वृत्त का ये भाग कवर नहीं हुआ है इस षट्भुज के द्वारा, तो हमें इसका एरिया बताना है और वृत्त के एरिया दोनों का अनुपात बताना है। तो देखो जरा, पहली बात तो ये जान लीजिए, ये आपका क्या है? सेंटर, और सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती? आर। अगर ये आर है तो ये भी आर होगी और ये भी आर हो जाएगी। तो एक षट्भुज कितने इस प्रकार से कितने षट्भुज हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 षट्भुज, यानी कि बहुभुज। और बहुभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है ना? तो ये देखो प्रत्येक भुजा बराबर हो गई, प्रत्येक भुजा बराबर हो गई। और षट्भुज का जो प्रत्येक, अच्छा ये जो त्रिभुज बन रहा है एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर हो जाएगा। और ये षट्भुज कितने भुजाओं का है? 6 भुजाओं का है, तो यानी ये इसका टोटल एरिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस षट्भुज का एरिया हो जाएगा √3/4 आर स्क्वायर इंटू 6। और इस वृत्त का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो जो गैर गैर कवर किया हुआ है, तो गैर कवर किया का क्षेत्रफल क्या हुआ? गैर कवर एरिया क्या हो जाएगा? इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस षट्भुज का एरिया माइनस कर दें तो गैर कवर हो जाएगा ना। तो पाई आर स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3√3 आर स्क्वायर अपॉन 2। देखो आर स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और यहां से हो जाएगा 2 पाई माइनस 3√3 अपॉन 2। देखो 2 पाई √3 अपॉन माइनस 2 पाई माइनस 3√3 अपॉन 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहीं से आंसर लगा सकते हैं, वरना हम सीधा सा आंसर क्या कर सकते हैं? इन दोनों का अनुपात बना करके भी कर सकते हैं। कैसे? पाई आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर 2 पाई माइनस 3√3, और ये जो बटे का 2 है ऊपर पलट के चला जाएगा, ये हो जाएगा। जो कटने वाला है काट दो दोस्तों, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये पाई और 2 मिलकर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई माइनस 3√3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें समझने वाली बात क्या है? षट्भुज। षट्भुज मतलब 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज। ठीक है, जिसका सेंटर जो कि एक वृत्त में है, तो सेंटर यहां पर होगा और इस प्रकार से
ये बनेगा। इसमें कितने समबाहु त्रिभुज होंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 आर स्क्वायर, और कितने हैं इसे? 6 हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है हमारा? अच्छा चलो, ये बहुत ही अच्छा सवाल, सिक्के पर आधारित सवाल दोस्तों एग्जाम में आता ही है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और ऐसा ही कॉन्सेप्ट, ऐसा ही स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, 1 रुपया, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है? 1:1/2 अनुपात 1/3। दोस्तों अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? अनुपात को बदल देंगे, यानी जो भी होगा 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 और सब में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा जो नया रेशियो बनकर तैयार होगा वो 6:3:2 हो जाएगा। यानी कि यहां से सिक्कों का अनुपात 6:3:2 है। 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात बताना है, तो 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात 2 है। 2 से कटने वाले बहुत सारे नंबर है, इसलिए आप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य समझो, अगर 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 6 रुपया बनेगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? आप कहोगे सर 1.5 रुपया। और 25 पैसे का अगर 2 सिक्का है तो कितना पैसा बनेगा? तो आप कहोगे सर 0.5। ठीक है ना? इन सभी को जोड़ो तो मूल्य कितना हो जाएगा? 6 1 7 और 1 8, तो कितना हो जाएगा मूल्य? 8 रेशियो। और 8 रेशियो क्या है? रुपए के बराबर है 1120। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 बचेगा 3, 8 चौको 32, यानी आंसर वही हो जाएगा। 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 140। 140। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? या फिर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं मूल्य, सिक्कों का कुल मूल्य, 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 0.5। तो देखो 0.5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 140 गुणे 0.5, 14 पंचे 70। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14 से डिवाइड होने वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा 70 आंसर होगा, क्योंकि ये भी हमारा 14 से डिवाइड होने वाला आंसर है, तो पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 17:45 है। छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 कम है। बड़ी संख्या के 1/5 भाग से, इसमें कुछ छोटी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 17:45 है। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के भाग से 1/5 है। कुछ कम होना चाहिए भाई, यहाँ पर कम या ज्यादा। चलो एक क्वेश्चन मिसिंग लग रहा है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कम और ज्यादा जब तक नहीं होगा, बड़ी संख्या के भाग से 1/5 कम है। 1/3 ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 1/, नहीं, चलो अगला सवाल देखते हैं, इसको हटा दो। चलो अगला सवाल क्या है? विपरीत दिशाओं से आने वाली, विपरीत दिशाओं से आने वाली दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 152.5 मीटर और 157.5 मीटर है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त संयुक्त गति क्या होगी? देखो संयुक्त गति का मतलब है सापेक्ष चाल, और कैसे दिया है? प्रत्येक घंटे, यानी घंटे में देना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। यहाँ पर जो डिस्टेंस है मीटर में है, यहाँ पर डिस्टेंस मीटर पे है, और टाइम सेकंड में है। तो हमें करना क्या होगा? जब दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो विपरीत दिशा से आए और चाहे सेम डायरेक्शन से आए, हम ट्रेन की लंबाइयों को जोड़ देते हैं और वही हमारा डी हो जाता है। यानी डी बराबर हो जाएगा 152.5 प्लस 157.5। टोटल कितना हो जाएगा? देखो ये 2.5 और ये 7.5 हो जाएगा 10,
150 150 300 यानी डी बराबर हो जाएगा 310 मीटर। टाइम आपका 9.3 सेकंड दे रखा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 310 बटे 9.3 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18 बटे 5 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो ऊपर हो जाएगा। 21 31 का 3 बार में जाएगा, 3 छक 18 और 20 पंचे 100, तो 20 छक्का 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी संयुक्त स्पीड, संयुक्त स्पीड का मतलब है सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए जल्दी से, बताते हैं। कम है, कम है। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर का एक बेलनाकार छिद्र एक ठोस घन में बनाया जाता है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, छिद्र वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सवाल इतना अच्छा है, हर एक एग्जाम में इस स्ट्रक्चर पर सवाल पूछा जाता है, जिसमें एक शेप में क्या करा जाता है? एक छेद करा जाता है। चलो देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, देखो समझो जरा। देखो मान लिया जाए ये आपका एक घन है, ठीक है ना, एक घन है। इस घन की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? ये सब बराबर होती है, और ये कितना दिया? 14। इसमें कहा गया एक बेलनाकार छेद किया गया है। यहां से अगर एक बेलनाकार छेद करा जाएगा, तो मुझे बताओ, अगर यहां से छेद करा जाएगा तो किसी भी शेप में जब छेद होता है तो पूरा आर पार होता है, इधर से लेकर के उधर तक। तो यहां पर अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना जाए, देखो जरा एक बार इसमें भी समझो। 3D शेप में एक घन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक घन बना दिया, ठीक। चलो जब हम इसमें एक, चलो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। शेप लाइन, यहां से अगर हमने एक होल किया तो ये पूरा आर पार दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ये पूरा आर पार दिखेगा, ये होल आर पार है ना। तो यहां से अगर हमने एक छेद किया तो आर पार दिखेगा, और इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो ये जो भुजाएं हैं ये पूरी 14 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। तो अगर हमें ये बताना होता, ये छेद ना होता, तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6a², यानी हो जाता है 6 गुणे और 14 का स्क्वायर 196। तो टोटल कितना हो जाता? 6 छंग 36 का 6, हाथ में 3, और 6 नहीं 54, 3 57 के साथ हाथ में 5, 6 कम 6 5 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाता? इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता। लेकिन जब इसमें हमने ऊपर से एक होल कर दिया है जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यहां से हमने एक होल किया जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, यहां से रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर से भी 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनेगा, नीचे से भी बनेगा, यानी वो जो वृत्त का एरिया है, समझो जरा, वृत्त का एरिया दूसरे से लेते हैं। वृत्त का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? पाई। आर स्क्वायर का मतलब है 3.5 22 बटे 7 गुणे 3.5 इंटू 3.5, और इंटू क्यों? क्योंकि एक तो ऊपर हो गया, ये नीचे भी होगा, तो इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, ये हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको जो कटने वाला है काट दीजिए, देखो क्या कटेगा? 35 दूना 70 से ये 7 कट जाएगा, 22 पंचे 110 का 0 हाथ में 11, 22 से 66 और 11 77, यानी उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है ऊपर और नीचे से कितना हो जाएगा? 77। इसमें से माइनस करेंगे तो जो हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ, केवल घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 1176 माइनस 77, यानी कि हो जाएगा 1099। अभी क्या करना है? अभी इसमें उस बेलन का वक्र पृष्ठ जो इसके अंदर होल होगा ना, इस वाले भाग को
इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इसमें ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 इंटू एच कितना है 14। ठीक है ना। तो देखो जरा यहां से सॉल्व करते हैं इसको। तो 35 दूना 70 से ये खत्म हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1099 प्लस 14 दूनी 28 के 8, 14 दूनी 28 के 8, हाथ में 2, 14 दूनी 28 2 30, 308। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए आप, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो 8 और 9 जोड़ेंगे तो 17, यानी कि 1407 इसका आंसर हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अगले सवाल पर देखो। एक चोर पुलिसकर्मी एक चोर को पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी से देखा। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा कितनी दूरी चली गई। अच्छा, इस पूरे सवाल में आपको एक चीज पता है कि जैसे ही चोर भागता है पुलिस भी तुरंत दौड़ने लगती है। यानी कि जितनी देर चोर चलेगा उतनी ही देर सिपाही चलेगा, यानी टाइम कांस्टेंट हो गया। इस सवाल में आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो टाइम है वो कांस्टेंट हो गया। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो जो स्पीड का रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के होगा। ठीक है, यानी जो स्पीड है, स्पीड का जो रेशियो है 11 और 13, किसकी, चोर और पुलिस की, जो चोर की स्पीड का जो रेशियो है ये है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा 11 और 13 का। ठीक है, तो देखो जो चोर और पुलिस के बीच की जो डिस्टेंस है वही तो इन दोनों की डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो दो रेशियो बराबर किसके बराबर होगा 225 के। तो अगर दो रेशियो बराबर 225 के, तो चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 11 रेशियो, तो दो रेशियो बराबर इतना, तो 11 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 225/2 और इंटू 11 मल्टीप्लाई करा देंगे इसका। 11 25 55 का 5 हाथ में 2, 11 दूना 22, 5 27 का 7 हाथ में 2, 11 दूना 22 2 23 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचेगा कितना 1 2 7 2 8 16। ठीक है, एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा। देखो जरा एक बार फिर से, 11 25 55 का 5 हाथ में 5, 11 दूना 22 5 27 के 7 हाथ में 2, 11 दूना 22 2 24। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है। 2 4 11 25 55 का 5 हाथ में 5, 11 25 55 2 11 22 5 27, ये 2475 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14.5, यानी 1237.5, 1237.5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कहता है, तीन मित्र ए बी सी 3:2:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 53,010 है तो ए द्वारा अर्जित लाभ। देखो जो ए बी सी है ये यहीं पर बता देते हैं। चलो देखो 3:2:6 के अनुपात पे ऐसा लगाते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी 6 महीने बाद निकालता है ना, यानी 6 महीने तक तो ये पूरा ऐसे लगाएगा। 6 महीने के बाद क्या करेगा, आधा पैसा निकाल देगा। 6 था, आधा निकाल लेगा तो बचेगा कितना 3, और समय कितना बचेगा 6। लेकिन ये लोग तो पूरे समय के लिए लगाएंगे ना, ये लोग तो पूरे समय के लिए लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 या 36 रेशियो 12 दूना 24, और ये हो जाएगा 6 या 18 36 54, ये हो जाएगा 54। अब इसमें जो कटने वाला है रेशियो में काट देते हैं। देखो कितने से कटेगा, 8 नहीं 6 से कटेगा, 6 छन 36, 6 चौको 24, 6 नग 54, 6 छन 36, 6 चौको 24, 6 नमा 54। तो देखो 6 4 10 9 19, टोटल कितना हो गया 19। कितने में से किसका, अच्छा किसका पूछा, ए का कितना है 6, 6/19 और 53 से 53
0 1 0 से गुणा कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा जो भी आंसर आएगा 19 का 19 दूना 38, 19 दूना 38 ये कटेगा पूरा पूरा, 19 दूना 38, बचेगा कितना 38 और 5 43, 15 बचेगा, है ना, 15 बचेगा और ये हो जाएगा 150, 19 19 का 19 19 57 19 चौक 76 19 55 19 का 114 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 और बचेगा 7, 19 नौया 171, ठीक है ना, 19 नौया 171 इतना जीरो मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0 6 9 54, पूरा मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा 0 6 9 54 का 4 हाथ में 5 6 7 42 5 47 का 7 हाथ में 4 6 दूनी 12 4 16 1600 16740 16740 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आओ। 32,000 रुपए पर 10 फरवरी 2019 से 24 अप्रैल 2019 की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 8.5% पर साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज की पूछा है। जो भी साधारण ब्याज होता है दोस्तों, साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है पी आर टी अपॉन 100 पर होता है। ठीक है, देखो पी यहां पर क्या है, पी आपका है, आपका यहां पर देखो पी आपका है 32,000, ये सब गुणा हुआ है इस 32,000 में 8 भी तो शामिल है, 4 भी तो शामिल है, ठीक है ना, तो आंसर वही होगा जो 8 से डिवाइड होगा। तो 8 से ना तो ये डिवाइड हो रहा है, 5 है इसमें, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये अगर देखा जाए 8 6 48 6 नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यहां से बचेगा कितना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भाज्यता के नियम से ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। जब भी एसआई या सीआई के सवाल होंगे, सिंपल से सवाल होंगे, तो हम भाज्यता नियम से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल। एक पिरामिड जिसका आधार एक नियमित बहुभुज है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 260 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर, प्रत्येक पार्श्व क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठों की संख्या क्या होगी? लगाइए इस सवाल को जल्दी से। कितना टाइम हो गया? 27 मिनट। 27 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखो जरा, जो हमारा पिरामिड होता है, पिरामिड आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, पिरामिड का जो एक आधार होता है, आधार कैसा है, एक नियमित बहुभुज है। कैसा है? एक नियमित बहुभुज। बहुभुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। अच्छा, इस पे जो अगर मान लिया जाए ये एक पिरामिड का आधार है, इस पे जो भी इस पर पिरामिड होगा कुछ ऐसे बना होगा, ऐसे ही एक फलक होगी, ऐसे लगा होगा, एक ऐसे फलक लगी होगी, ऐसे फलक, ये सारे फलक लगे होंगे ना, इसी फलक का हमें क्या बताना है, पार्श्व पृष्ठों की संख्या। ये जो जितने भी पार्श्व पृष्ठ लगे हुए इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ये कितने हैं ये हमें बताना है। तो एक पिरामिड का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, पिरामिड का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो समझो क्या होता है। पिरामिड का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, समझो जरा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये जो फलके लगी हुई है इनका ये जो पूरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये पूरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया जो ऐसे बिल्कुल घूम कर आता है, इसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो जरा, हमें क्या दिया हुआ है, इस पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 260 ये दिया हुआ है, बराबर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 120, ठीक है ना, प्रत्येक पार्श्व क्षेत्रफल दिया हुआ है, पार्श्व क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है। मैंने कहा ना पिरामिड में बहुत सारे पार्श्व पृष्ठ होंगे, फलक होंगे ऐसे ऐसे, इस प्रत्येक, जैसे मान लिया जाए मैंने कहा ये एक फलक है, ये देख रहे हैं ना त्रिभुजाकार, ये एक फलक है, तो इसका एरिया 20 दे रखा है। ऐसे ही कितने हैं ये हमें पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पूरे का सम जो भी है उसे ही कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि ये हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140।
140। अच्छा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं कहूं अगर एक का एरिया 20 है, अगर एक का एरिया 20 है, ऐसे ही अगर n फलक है तो n को अगर इस एरिया में मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा हो जाएगा, यानी n इंटू 20। तो यहां से करा जाए 20 सत्ते 140, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये पिरामिड का बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी के हर शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, अगर स्किप करेंगे तो पछताएंगे। अगला सवाल देखो जरा, अगला सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझो जरा। चलो, बहुत ही अच्छा सवाल है। कहा 143 मीटर, 78 मीटर, 117 मीटर लंबे लकड़ी के 3 टुकड़े एक ही लंबाई के हैं। मान लिया जाए एक लंबाई ये है, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है। इसकी लंबाई 143, इसकी 78 और इसकी 117 मीटर है। तख्तों में विभाजित की प्रत्येक तख्त की सबसे बड़ी संभव लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो इस जब सबसे बड़ी पूछा जाए तो सबसे बड़ी की दोस्तों इन सभी का ले लीजिए HCF। HCF क्या हो जाएगा, जो इन सभी को डिवाइड कर दे तो देखो 7 दूनी 14, 7 आंसर नहीं हो सकता। 11, 11 से ये कर देगा, ये नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। 17, 17 से ये नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 13, यानी इसका HCF भी क्या हो जाता है 13 हो जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है समझो जरा अच्छे से। अगला सवाल देखो, परीक्षा पर आधारित सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम जल्दी से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है तो आप सवालों को चुटकी में लगा सकते हैं। चलो देखो जरा, परसेंटेज में 20% अंक मिल रहे हैं और 72 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक। एक बार समझो जरा, अगर फेल हो रहा है तो उसको उतने ही अंक दे दो, पास हो जाएगा, ठीक। एक 40% अंक पा रहा है और जितना वो पाता है उससे 8 अंक अधिक लेगा, अगर उससे 8 अंक निकाल लिए जाए तो भी वो केवल पास हो जाएगा, है ना। तो हम करेंगे या परसेंट और परसेंट वालों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी 40% माइनस 20% बराबर जितने अंकों से फेल हो रहा है और जितने अधिक मिल रहा है इन दोनों को सम कर देंगे। 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 20% बराबर 80 के, तो 20 चौको 80, यानी 1% का मान कितना हो गया 4, ठीक है। 1% का मान कितना हो जाएगा 4 अंक। तो देखो कितने अंक वो ज्यादा पा रहा था, उत्तीर्ण अंक बताना है। अच्छा, उत्तीर्ण अंक बताना है, उत्तीर्ण अंक बताना है तो 8 अंक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो 1% बराबर कितना हो गया 4 के, तो वो 40% अगर अंक पा रहा है तो 40% का मतलब हो गया 4, 40 गुणे 4 160। लेकिन 160 अंक जब पाता है तो वो 8 अंक ज्यादा ले आता है, तो यही 8 अंक उसे माइनस कर दीजिए, तो यही उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो यही उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे, यानी 108 में से जब 8 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 152, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, एक व्यक्ति एक धनराशि अपने बेटों में उनकी आय के अनुपात में अनुसार बांटता है। बेटों को 54,000 रुपए और 48,000 रुपए मिलते हैं। यदि एक बेटा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो छोटे बेटे की आयु बताना है। देखो दोस्तों, पैसा उसी अनुपात में दिया जाता है जिस अनुपात में लगाया जाए या जिस अनुपात में बांटा जाए, ठीक। तो मैं ये कहता हूं कि जो 54,000 और ये जो 48,000 इनका रेशियो बना लो। सबसे पहला काम तो ये है, जैसे ही इनका रेशियो बना दोगे तो ये खत्म ये खत्म, ठीक है ना। 6 9 54 और 6 8 48, तो हमने एक रेशियो बना लिया जिसे 9 और 8 का रेशियो कहेंगे। अगर पैसा लगाया जाएगा तो इसी रेशियो में लगाया जाएगा, अगर प्रॉफिट को बांटा जाएगा तो इसी रेशियो में बांटा जाएगा। तो मुझे बताओ, एक को अगर 9 मिला है तो दूसरे को 8 मिला है, दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर है। सर कहोगे आप, सर दोनों में अंतर तो एक रेशियो का है। एक रेशियो का अंतर इसलिए है क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है। कितने का अंतर है 5 साल का, यानी एक रेशियो बराबर 5 साल के हो जाएगा। तो देखो छोटा पूछा है तो छोटा रेशियो कितना हो जाएगा 8 5 40, छोटा भाई जो है छोटा वाला कितना हो जाएगा 40 साल का हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आओ।
अगला सवाल देखो, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी एमटीएस में खूब पूछा जाएगा, ये बात जान लीजिए। आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो ऐसे मेंसुरेशन के सवाल आप करते रहिए। और अगर आपको प्रिज्म और पिरामिड में और कोई समस्या है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए प्रिज्म और पिरामिड पर बेहतरीन सवालों की एक कक्षा नियमित कर देंगे, ठीक है। देखो 60 डिग्री केंद्र वाले कोवृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a है, वृत्त की परिधि c है, a का मान ज्ञात किया है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, a बराबर त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन इंटू थीटा, थीटा कितना है 60 अपॉन 360। इसको काट देंगे, काटने से जो मिलेगा 6 छंग 36 यानी 1/6 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 6, ये त्रिज्यखंड का एरिया हो जाएगा। अच्छा वृत्त की परिधि c है, c 2 पाई आर, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर c अपॉन 2 पाई। इस वैल्यू को उठा करके यहां पर रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर पाई 6 इंटू आर स्क्वायर की जगह पर रख सकते हैं c अपॉन 2 पाई इंटू c अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो बस हो गया सोल्यूशन। देखो पाई से एक पाई खत्म, सी स्क्वायर 6 दूनी 12 दूना 24 यानी a का जो मान है वो सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई। सी स्क्वायर अपॉन 24 कहां पर है, सी स्क्वायर, अच्छा ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक छपा हुआ है, आप समझिए जरा बात को। ये जो है C2 नहीं है, ये C2 नहीं है, ठीक है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल पर आओ। 24 रुपए प्रति किलोग्राम का औसत मूल्य प्राप्त करने के लिए 67.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाले मूल्य को, यानी 67.5 किलोग्राम का एक चावल है और दूसरा चावल 60 किलोग्राम रुपए प्रति किलोग्राम वाले हैं, को किस अनुपात में मिलाया जाएगा कि ये 64 हो जाए। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3.5, इन दोनों का अंतर 4 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 3.5, और इसी रेशियो में ये करेंगे मिलाएंगे, ये हटाएंगे यहाँ पर 0, तो 5 सते 35 5 अट्ठे 40, यानी आपका जो आंसर है वो 8:7 हो जाएगा। 8:7 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखो अब आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन एसएससी एमटीएस के लिए और एसएससी जीडी के लिए कंबाइंड क्वेश्चंस लाएं और उनको आप लगाइएगा। लेवल यही रहेगा, आपको बता दें लेवल यही रहेगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा औसत आयु में 0.5 वर्ष कम हो जाती है। देखो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब छोड़ दे वाली बात बाद में हुई है, पहले 40 छात्र प्लस शिक्षक था और इनका औसत कितना था, 18 वर्ष, ठीक। अब इसमें से हुआ क्या है, ये जो शिक्षक है ये कक्षा छोड़ करके चला गया। अब ये जब शिक्षक कक्षा छोड़कर चला गया तो बचे कितने लोग, 40 लोग, और 40 लोग बचे हैं। अगर ये शिक्षक 18 साल का गया होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परिवर्तन तो हुआ है। कितने का परिवर्तन हुआ है भाई, 0.5 की क्या हो गई, कमी। तो हम क्या लेंगे, कितने की कमी देख लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 40 पंचे 200 यानी कि 20 की क्या हो गई, कमी। यानी कि वो 20 की क्या होगी, कमी है। इसका मतलब है 20 की कमी तब हुई है जो वो 20 ज्यादा उम्र का गया है ना। यानी ये जो कमी इधर हुई है वही इधर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 और 20 38 साल इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब। चलिए अगले सवाल,
12 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। 12 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। 6 दिनों तक काम करने के बाद 6 अतिरिक्त व्यक्ति इसमें शामिल हो जाते हैं। शेष काम पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? दोस्तों देखो जरा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल पे टाइम एंड वर्क का जो सवाल होता है, इसमें बचे हुए काम की हम लोग बात करते हैं, एक लाइन में आंसर आएगा। 12 पुरुष 9 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। 6 दिनों तक काम हो चुका है। जब काम हो चुका है उसकी तो बात करने की जरूरत ही नहीं, जो बचा है उसका काम देखो। तो 12 पुरुष के 3 दिन का काम बचा है, और इसको करने के लिए क्या करेंगे? इसमें अतिरिक्त कुछ लोग आएंगे। कितने? 6 लोग अतिरिक्त आएंगे। तो देखो 6 पहले 12 थे, 6 और आगे, तो अब कितने हुए? 18। 18 पुरुष हो गए ना, और ये कितने दिन काम करेंगे यही बताना है। काट दो और आंसर आ जाएगा। देखो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी डी बराबर 2 दिन। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो इस कक्षा में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपके एग्जाम अगर मॉडरेट आएगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही सवाल आएंगे। अगर आसान आएंगे तो आसान के लिए तो आसान है ही, है ना। हम कठिन वाले क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में अगर कठिन सवाल आते हैं तो अच्छे से कर लें। और वैसे भी 3-4 सवाल तो कठिन आते ही हैं जो आपके सिलेक्शन को रोक देते हैं। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, प्रत्येक बच्चा जो ये क्लास देखे लास्ट में एक कमेंट जरूर कर देना ताकि हमें इसका मोटिवेशन मिले। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।